हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सी टेट्स के नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, आपको मेरे नोट्स कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपको इंग्लिश में भी नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, मैं इंग्लिश में भी नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, तो ये नोट्स हैं क्लास 6 के, जो कि चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक बहुत बड़ा सम्राट था। आप भी जानते हैं कि अशोक कौन था, एक बहुत बड़ा सम्राट था। यह किसका बेटा था? यह था बिंदुसार का बेटा। और बिंदुसार के पिताजी कौन थे? चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त मौर्य को हर कोई बच्चा भी जानता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे। तो चंद्रगुप्त के ये पोते थे अशोक। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे जो कि चैप्टर नंबर 7 में दे रखा है। एक बहुत बड़ा राज्य और एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र, आपको पता है कि शेरों के चित्र होते हैं। ठीक है, रुपयों में पाए जाते हैं, पैसों पे पाए जाते हैं, बहुत जगह दिखाई देते हैं। उन्हें पत्थरों को काट काट कर बनाया गया था, फिर उन्हें सारनाथ विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि शेरों के जो चित्र हैं वह कहाँ पर है। ठीक है, वह किस जगह पर स्थापित किए गए थे? वो किस जगह स्थापित किए? सारनाथ में। ठीक है, और वो पत्थरों को काट काट कर वो कारीगरी वो शेर बनाए गए हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख किए गए थे। ठीक है, तो अशोक के आदेश दिया गया था कि कई ऐसे स्तंभ बनने चाहिए और पत्थर टूटने चाहिए जिन पे ऐसे अभिलेख किए जाएं। अशोक के साम्राज्य की स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। तो ये किसने स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। लगभग कितने साल पहले? 2300 साल पहले। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। आप सब चाणक्य को जानते हैं। उसकी कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार हैं जो कि हमारे अर्थशास्त्र में दे रखे हैं। ठीक है, उसके बहुत अच्छा, अगर उनके विचारों को, अगर हम उनके उसी सिद्धांतों पर चलें तो हम हमेशा सक्सेस पाएंगे। उनके थोड़े से विचार आपको कठिन लगेंगे, थोड़े से विचार बहुत ईजी हैं, पर ज़्यादातर उनके कठिन विचार है। पर वो ये है कि जो हार्ड वर्क करता है उसे सक्सेस ज़रूर मिलती है। ठीक है, वंश अब बताओ ये कैसे शुरुआत हुई थी? यानी कि पहले क्या था? मौर्य वंश के में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे। पहले थे चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और उनका बेटा अशोक, जो कि बहुत बड़ा नाम है। अशोक हर कोई जानता है। अगर कोई बिंदुसार को नहीं जानता, पर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को तो हर कोई जानता है, क्योंकि उनके ऊपर पिक्चरें भी बनाई हुई हैं और सीरियल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। साम्राज्य में जो, क्योंकि साम्राज्य क्या था, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे नगर बनाए गए थे। उनमें पाटलिपुत्र थी, उज्जैन था, तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला क्या थी? उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। इन नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार काम करते थे। इनमें ये जो नौकरी दी जाती है, इनको काम दिया जाता था, वो इन्हीं लोगों को दिया जाता था। उनसे लोगों से कर वसूली करी जाए, उनको मार्ग दिखाना, उनको निर्देश देना कि ये करना है, ये नहीं करना। तो वो कौन थे? व्यापारी होते थे, सरकारी अधिकारी होते थे, शिल्पकार होते थे। ठीक है, राज्य साम्राज्य से भिन्न था। राज्य जो होते हैं छोटे छोटे राज्य, पर साम्राज्य से भिन्न होते थे। साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे। साम्राज्य क्या होते थे? राज्यों से बड़े होते थे। उनकी रक्षा के लिए बड़े सेनाओं की ज़रूरत होती थी, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती थी। खाने पीने का सामान, रहने पीने का सामान, जगह। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी ज़रूरत होती थी। इसलिए उन्हें बहुत सारे अधिकारियों की भी ज़रूरत होती थी, कि जितने ज़्यादा राज्य में लोग होंगे उनके लिए जितनी ज़्यादा प्रजा होगी उनके लिए उतना ही सामान की ज़रूरत होती है। ठीक है, साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था। ये अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन करते थे। पाटलिपुत्र और उनके आसपास के गांवों को, शहरों के किसानों को, पशुपालकों, शिल्पकार, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए उन्हें अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। जो कि राजा के आदेशों के उल्लंघन करता था उसे सजा भी दी जाती थी। अब क्या कहता था? इन जगहों पर, गांवों और शहरों में हर जगह एक एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था। जो भी अधिकारी इनके काम को नहीं ढंग से करता है या कोई भी कर वसूली नहीं था, तो उन्हें सजा भी दी जाती थी। तक्षशिला या उज्जैन जैसे कई प्रांतों पर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बनाया जाता था। क्या होता था कि जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको बांट कर उनको उन्हीं के जो राजकुमार हुआ करते थे,
बाहर से वो किसी को अपॉइंट नहीं करते थे, वो अपने में से ही किसी को अपना राज्य मीन्स किसी को अधिकारी बना देते थे। तो क्योंकि वो वंशवैर था, उन्हीं का ही वंश होना चाहिए। मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर ही नियंत्रण रखते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। मौर्य शासक ज़्यादा क्या कहते हैं, मार्गों और नदियों पर ही नियंत्रण रखते थे। जैसे उत्तर पश्चिम कंबल के लिए था और दक्षिण भारत सोने के लिए था। उत्तर पश्चिम से तो कंबल के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध था, महत्वपूर्ण था। दक्षिण भारत सोने के लिए था और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ये संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। सोने, पत्थर, कंबल, कीमती पत्थर। जंगल में रहने वालों से उम्मीद की जाती थी कि वह हाथी, लकड़ी, मधु, मोम जैसी चीज़ें ला कर दे। अब जंगलों में जो रहते थे उनसे यही उम्मीद की जाती थी कि ये सामान ला के देंगे ताकि हमारी पूर्ति हो सके। ठीक है। नजराना क्या होता था? नजराना क्या होता है? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। क्या तो जहाँ पर जो कर था वो मीन्स टाइम पे टाइम मिल रहा है तो सही है, अगर नहीं होता तो अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। यानी कि जो अपनी इच्छा से दे सके, पदार्थों से रूप में प्राय लोगों से किए जाते थे जो इच्छा से दे सके। ठीक है। मीन्स कर कुछ और सामान दे दो, उसे बोलते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट है। अब क्या अशोक के बारे में? मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक थे, जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाए। उन्होंने अभिलेखों जो क्या कहते हैं, पत्थरों को काट काट कर चित्र बनवाए थे, उनमें बहुत सारे संदेश लिखवाए थे और लोगों तक पहुंचाए थे। अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। अब क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि अशोक के अभिलेख किस में थे? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। अशोक का कलिंग युद्ध। अब हमारा क्या है, अशोक का क्या कलिंग युद्ध था? अशोक ने कलिंग, उड़ीसा का प्राचीन नाम जो कलिंग है वो कौन है? हमारे आज के दिन में हम क्या बोलते हैं, वो से उड़ीसा को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था। लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। इस कारण उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करें। उन्हें क्या था कि उन्हें जो खून खराबा वहाँ लोगों की मौत देखी तो उनका जो दिल था वो भर आया। ठीक है, तो उन्होंने युद्ध ही छोड़ दिया। उन्होंने लिखा कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे, वो लोगों की जान जाते नहीं देख सकते थे। अशोक का धम्म। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा और किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं थी। अशोक के धम्म में यह था कि किसी देवता को पूजा नहीं जा सके, कोई कर्मकांड की जरूरत नहीं थी। वह पिता की तरह अपनी प्रजा को शिक्षा देने की बात करते थे। वह बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे, यानी कि जो उनके उपदेश थे वो बुद्ध के जैसे थे। कल मैंने आपको बुद्ध के उपदेश दिए थे। ठीक है, गौतम बुद्ध के उपदेश दिए थे, महावीर जी के उपदेश दिए थे। आप अगर वो मेरी क्लास 6 देखोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि बुद्ध के उपदेश क्या हैं। साम्राज्य में रहने वाले अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच टकराव होते थे। जो साम्राज्य में लोगों के बीच टकराव होते थे उनको देखकर वो बहुत दुखी होते थे। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, उसे देखकर भी वो बहुत दुखी होते। दासों, नौकरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। परिवार और पड़ोसियों में भी झगड़े होते थे। इन सब चीज़ों को वो देखकर बहुत दुखी होते थे। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्होंने धम्म महामात की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। अब उन्होंने बहुत सारे धम्म बनाए, मीन्स महानतम बनाए ताकि वो शिक्षा देख सके उन्हें। ठीक है, उन्हें इन चीज़ों से निपटारा पा सके। ये जो बलि चढ़ाई जाती है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, झगड़े होते हैं, उस चीज़ को निपटारा के अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों का काम संदेश को अनपढ़ लोगों को पढ़कर सुनाना था। अब अधिकारी जो थे, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उनका यह काम था कि जो कि संदेश लिखे हुए हैं उनको, जो अनपढ़ लोग हैं, जो नहीं पढ़ सके, उन्हें बार बार पढ़ के समझाना था कि ये नियम है। अशोक ने सीरिया, मिस्र और ग्रीस तक धम्म के विचारों को प्रसार करने के लिए अपने दूत भेजे। अब यह क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक ने कहाँ कहाँ तक अपने प्रसार किए? सीरिया, मिस्र और ग्रीस तक पहुँचा दिए थे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा। अब अशोक के पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र, और पुत्री का नाम था संघमित्रा। ठीक है, उन्होंने उसे श्रीलंका भेजा। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अलावा मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। उन्होंने वहां जाकर बहुत ज़्यादा सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए। उनकी बहुत सारी जो समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और कुछ जगह हॉस्पिटल्स खुलवाए गए। ठीक है, ये था अशोक के बारे में कहानी। ठीक है, अगर मेरी पढ़ाई हुआ अगर समझ में आया, प्लीज़ लाइक करके मुझे मोटिवेट करिए। प्लीज़ 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 लाइक करना।